वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे इनकम टैक्स एक्ट में इनकम की डेफिनेशन, और पार्ट 1 में प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ जनरल बातें समझी इनकम की डेफिनेशन के बारे में। अब चलिए देखते हैं एक्चुअली इनकम की डेफिनेशन क्या है। तो हमने डिस्कस किया था कि एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है और सेक्शन की लैंग्वेज ऐसी है, इनकम इंक्लूड्स, और उसके बाद ABCD बहुत सारे पॉइंट्स हैं, क्लॉजेस, सब क्लॉजेस। तो ये पॉइंट्स क्या है, एक एक करके उनको समझते हैं। इनकम इंक्लूड्स व्हाट? सबसे पहले एनी काइंड ऑफ प्रॉफिट और गेन, किसी भी काम से आपको कोई गेन हुआ या प्रॉफिट हुआ, वो इनकम है। जब कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर बनते हैं, वहां से आपको डिविडेंड मिलता है, दैट इज ऑल्सो योर इनकम। Voluntary contribution received by a charitable or religious trust, by a university, or by an institution referred to in section 1021, 1023 or 1023C, or any electoral trust. प्रीवियस वीडियो में जब डेफिनेशन के बारे में जनरल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, मैंने आपको बताया था कि इनकम इंक्लूड्स मतलब इनकम की जो नॉर्मल मतलब है वो तो इनकम है ही, उसके अलावा बहुत सारी चीजें हमने स्पेसिफिकली कह दी, वो भी इनकम में आ गई। तो नॉर्मली किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जब कहीं से डोनेशन या चंदा मिलता है सामाजिक काम करने के लिए, गरीबों को खाना खिलाने के लिए, तो हम उसे इनकम नहीं मानते। लेकिन इनकम टैक्स एक्ट में क्लियरली बोला है, इनकम इंक्लूड्स एनी सच वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। तो किसी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, किसी रिलीजियस ट्रस्ट को, किसी यूनिवर्सिटी को, या 10, 21, 23 और 23C में ऐसी और भी इंस्टीट्यूशंस मेंशन्ड है, इनमें से किसी को भी कोई वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन मिलता है, वो इनकम मानी जाएगी, दैट इज इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। हाँ, फिर कुछ कंडीशंस हैं, वो अगर कंडीशंस मीट करती हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लिया जाता, टैक्स नहीं लगाती गवर्नमेंट, वो अलग बात है, बट वो इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड हो गए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ परक्विजिट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। जब आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है, ये तो सैलरी तो आपकी इनकम है ही, पर कई बार आपको कुछ और बेनिफिट्स मिलते हैं जो कैश के फॉर्म में नहीं होते, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर ने, जहां पर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, आपको रहने के लिए घर दे दिया और आपसे रेंट नहीं लेते, आपको यूज करने के लिए गाड़ी दे दी और उसके बदले में आपसे कुछ लेते नहीं है, तो ये फ्री में तो दे नहीं रहे, आप जॉब कर रहे हैं, जॉब की वजह से ही आपको ये मिल रहा है, तो ये जो बेनिफिट है, इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू है वो भी आपकी इनकम मान ली जाएगी। ये सैलरी चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। एनी स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट अदर देन परक्विजिट इंक्लूडेड इन प्रीवियस पॉइंट, specifically granted to assessee to meet expenses wholly, necessarily or exclusively for the performance of duties of an employment or office of profit. तो अगर कहीं कोई जॉब कर रहा है और उस जॉब के चलते उसके एम्प्लॉयर ने उसको कोई स्पेशल अलाउंस या बेनिफिट दिया है, ये जो प्रीवियस पॉइंट में हमने परक्विजिट की बात की, उसके अलावा भी कोई तरह का स्पेशल अलाउंस दिया है, यहां तक कि वो अलाउंस अगर आपके जॉब को करने के लिए यूजफुल है। फॉर एग्जांपल, आपको वर्क फ्रॉम होम की फैसिलिटी है और उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, तो एम्प्लॉयर ने आपको एक अलाउंस दे दिया 1,000 रुपया या 2,000 रुपया महीना, जिससे आप इंटरनेट का बिल भर सको, ये अलाउंस भी आपकी इनकम मानी जाएगी। Any allowance granted to assessee either to meet his personal expenses at the place where the duty of his office are ordinarily performed by him, or at a place where he ordinarily resides, or to compensate him for increased cost of living. अगर आप जॉब करते हैं और एम्प्लॉयर ने आपके पर्सनल एक्सपेंसेस मीट करने के लिए किसी भी तरह का अलाउंस दिया, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको अलाउंस मिलता है कि भाई आप घर में डोमेस्टिक हेल्प रख लो किसी को, और आप उसको, या ड्राइवर रख लो और आप उसको सैलरी देंगे, तो उसके लिए हम आपको एक अलाउंस दे रहे हैं, हमने फिक्स कर दिया हर महीना आपको 10,000 रुपया देंगे, तो ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी। या फिर अगर आपका ट्रांसफर किसी छोटे शहर से बड़े शहर में कर दिया, तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा शहर ज्यादा महंगा है, वहां पर आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाएगी, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे डेली के,
तो उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है कंपनी के द्वारा, तो वो एक्स्ट्रा अलाउंस भी आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट फ्रॉम अ कंपनी गिवन टू, किसी भी डायरेक्टर को किसी भी तरह की बेनिफिट, या फिर अ पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, वो इन्वेस्टर है या उसका किसी ना किसी तरीके से कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, या फिर ऐसे किसी भी पर्सन या डायरेक्टर का कोई भी रिलेटिव, अगर कंपनी से उसको कोई बेनिफिट मिल रहा है तो ये उस डायरेक्टर के लिए या उस पर्सन के लिए जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, उन दोनों के लिए इसको इनकम मान लिया जाएगा, उनकी इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा। नेक्स्ट, एनी ऑब्लिगेशन ऑफ बिलो मेंशन्ड पर्सन पेड बाय द कंपनी, अगर कोई डायरेक्टर है या पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द कंपनी, उसकी कोई पर्सनल ऑब्लिगेशन कंपनी पे करती है, उसका टैक्स कंपनी पे कर रही है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कंपनी पे कर रही है, ऐसा कोई भी पेमेंट हो रहा है जो उसकी ऑब्लिगेशन थी पे करना, लेकिन पे कौन कर रहा है? कंपनी, तो उस डायरेक्टर के हाथ में या उस पर्सन के हाथ में ये इनकम मान ली जाएगी, प्लस उन दोनों में से किसी के रिलेटिव का भी कोई ऑब्लिगेशन अगर पे कर रहा है, फॉर एग्जांपल डायरेक्टर है, डायरेक्टर की इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी नहीं दे रही, उसकी वाइफ की या हस्बैंड की इंश्योरेंस प्रीमियम कंपनी दे रही है, तो उसको भी इनकम मान लिया जाएगा। नेक्स्ट, एनी सम चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 28 सबसेक्शन 2 या 3। तो इसका क्या मतलब है? 2 या 3 में क्या लिखा है, मैं सिंपल वर्ड्स में आपको समझा देता हूं। 28(2) में लिखा है कॉम्पनसेशन फॉर टर्मिनेशन या मॉडिफिकेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एजेंसी, कॉन्ट्रैक्ट एक्सेट्रा। अगर आप कहीं जॉब करते हैं, सडनली आपको कहीं ट्रांसफर कर रहे हैं या आपकी जॉब को एंड कर रहे हैं कि भाई अब नहीं चाहिए आप जाओ, या कुछ मेजर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो कई बार उसके बदले में कॉम्पनसेशन मिलता है। आपकी कोई एजेंसी है, अब वो कंपनी एजेंसी टर्मिनेट करना चाहती है, उसके बदले में आपको कोई पेमेंट मिल रहा है। आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करना चाहता है, उसके बदले में कोई कॉम्पनसेशन दे रहा है, तो ये नॉर्मल इनकम नहीं है, इसको हम इनकम नहीं कह सकते। और अगर आप अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, कैपिटल नेचर है। लेकिन मैंने पहले भी कहा था जब इनकम के ऊपर बात कर रहे थे कि कैपिटल रिसीट्स कैन ऑल्सो बी टैक्सेबल, और यहां पर स्पेसिफिकली सेक्शन 2 सेक्शन 2 क्लॉज 24 इनकम की डेफिनेशन में कहा है कि ऐसी कोई भी रिसीट होगी उसको हम आपकी इनकम मानेंगे। इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से ये इनकम है, टैक्स कैलकुलेशन में आएगी। और 28(3) क्या कह रहा है? इनकम अर्न्ड बाय ट्रेड और प्रोफेशनल और अदर एसोसिएशन बाय परफॉर्मिंग सर्विसेज फॉर इट्स मेंबर्स। तो किसी ने कोई ट्रेड का एसोसिएशन, कोई ट्रेडर्स ने मिलकर एसोसिएशन बना लिया, कहीं पे किसी एरिया में कोई प्रोफेशनल्स ने मिलकर एसोसिएशन बना लिया, ये एसोसिएशन अपने जो मेंबर्स हैं, एसोसिएशन के मेंबर्स, उनके लिए कुछ काम करता है, बदले में उसे कुछ फीस मिलती है, तो इसमें ऐसी कुछ भी चीज अगर उसको मिल रही है तो वो उस एसोसिएशन के लिए इनकम हो जाएगी। एनी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, अगर आपके पास इंपोर्ट लाइसेंस है तो विच गिव्स यू परमिशन टू इंपोर्ट थिंग्स इन इंडिया, अगर आप वो गुड्स को सेल करते हैं इंपोर्ट करके, तो ये तो आपकी नॉर्मल बिजनेस इनकम है। अगर अपना वो लाइसेंस ही आप किसी को सेल कर देते हैं तो ये बिजनेस इनकम, नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं है, ये कैपिटल रिसीट है। बट अगेन सेम प्रिंसिपल, क्योंकि 224 में कह दिया है, ये भी आपकी इनकम में इंक्लूड हो जाएगी। कैश असिस्टेंस रिसीव्ड और रिसीवेबल बाय एनी पर्सन अगेंस्ट एक्सपोर्ट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 28। मतलब अगर आप कुछ एक्सपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट को इंसेंटिवाइज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट या कोई भी पर्सन आपको उसके बदले में कुछ कैश असिस्टेंस दे रहा है कि आपने इतने का एक्सपोर्ट किया तो हम आपको इतना कैश देंगे, वो टैक्सेबल, वो भी इनकम की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है। The value of any benefit or perquisite taxable under 28(4) in the hands of person carrying out business and profession। अभी हम perquisite की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं, रहने के लिए घर दे दिया, फ्री में यूज करने के लिए गाड़ी दे दी, इसको perquisite बोलते हैं। सेम चीज,
बट इन नाउ जो जॉब कर रहा है उसके लिए नहीं, जो बिजनेस रन कर रहा है या जो प्रोफेशनल है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा हूं और मेरे क्लाइंट ने मुझे जो फीस दी वो तो मेरी बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम है ही। सपोज उसके अलावा मुझे कुछ गिफ्ट दे दिया, या मुझे उसका कोई होटल है तो मुझे बोला आप यहाँ आके हफ्ते भर रहो हॉलीडे के लिए, या मेरे होटल में आके रहो एंड उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो इन अ वे वो मेरे को परक्विजिट दे रहा है, वो मुझे कुछ बेनिफिट दे रहा है इवन दो मैं जॉब में नहीं हूं। तो परक्विजिट सिर्फ जॉब वाले के लिए, सैलरीड एम्प्लॉय के लिए इनकम नहीं है, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले के लिए भी अगर उसको कोई परक्विजिट मिल रहा है किसी से तो वो इनकम में इंक्लूड हो जाएगा। Any interest, salary, bonus, commission, or remuneration by whatever name called, received or receivable by a partner in the firm from a firm. पार्टनरशिप के केस में पार्टनर इज लाइक एन ओनर ऑफ द फर्म। अगर उसको फर्म से कोई भी इंटरेस्ट या सैलरी या बोनस या कमीशन या ऐसा कोई भी पेमेंट मिल रहा है तो वो उसकी इनकम माना जाएगा। एनी कैपिटल गेन्स चार्जेबल टू टैक्स अंडर सेक्शन 45। कैपिटल गेन्स एक सेपरेट हेड ऑफ इनकम है, एक सेपरेट चैप्टर है, डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बता देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कुछ शेयर्स हैं जो आपने बेच दिए, 100 में खरीदे थे, 150 में बेच दिए, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। आपके पास कुछ लैंड है, आपके पास कुछ गोल्ड है, ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है, कोई एसेट है जिसको हम कैपिटल एसेट कहते हैं, अगर आपने बेचा और प्रॉफिट हुआ तो वो आपकी इनकम होगी जिसको कैपिटल गेन्स कहा जाएगा। यहां पर कैपिटल गेन्स को डिफाइन नहीं किया है और कहीं एक्ट में डिफाइंड है, एक पूरा सेपरेट चैप्टर है इसके ऊपर, तो उसको वहां डिटेल में पढ़ेंगे। Next, any winnings from lottery, crossword puzzles, races, card games, any other games of any sort, or from gambling or betting of any sort. तो कई बार लॉटरी टिकट निकलती है या कुछ ऐसे गेम्स होते हैं, क्रॉसवर्ड सॉल्व कर दिया, कोई पजल सॉल्व कर दिया, आपको प्राइज मिल गया, और एनी अदर कार्ड गेम्स, हॉर्स रेसिंग या इस तरह की और रेसेस होती हैं, एनी काइंड ऑफ सच गेम्स, ऐसे कोई भी गेम्स, कोई भी बेटिंग या गैम्बलिंग, किसी भी तरह का जुआ, वो सब, उसमें जो भी विनिंग है वो सारी की सारी इनकम मानी जाएगी। एनी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एन एम्प्लॉयर टू अ प्रोविडेंट फंड और सुपर एनुएशन फंड। इन चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे सैलरी वाले चैप्टर में, बट अभी बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूं। आपका एम्प्लॉयर आपको सिर्फ सैलरी ही नहीं दे रहा, एक फंड में पैसे आपके बिहाफ पर जमा करा रहा है और आप भी उसमें पैसे जमा कराते हो। ये फंड को यूज करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर। इसमें से या तो रिटायरमेंट के टाइम पे पैसा विड्रॉ करते हैं लमसम या पेंशन के फॉर्म में। तो अगर ऐसा कोई भी कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर रहा है तो उस कंट्रीब्यूशन को भी आपकी इनकम माना जाएगा। एनी सम रेफर टू इन सेक्शन 28 5A। अगर मैं एक वर्ड में इसको बोलूं तो नॉन कंपीट फीस। नॉन कंपीट फीस क्या होती है, या नॉन कंपीट फीस से मिलती जुलती चीजें क्या होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको बेच दी कि भाई ये एक प्रोडक्ट को बनाने का तरीका है, मैंने डिस्कवर की, मैंने इन्वेंट करा है, आपने मेरे से पैसे देकर मेरे से उसके राइट्स खरीद लिए कि अब आप वो प्रोडक्ट बनाएंगे। साथ ही साथ मेरे साथ ये अग्रीमेंट किया कि मैं ये प्रोडक्ट अब खुद नहीं बना सकता, इसके लिए आप मुझे एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो इसको बोलते हैं नॉन कंपीट फीस। या मैंने अगर कोई डिटेल्स या ऐसी कोई फॉर्मूला या ऐसी कोई चीज आपके साथ शेयर करी है तो मैं किसी और को नहीं दे सकता, आपके पास होली एंड एक्सक्लूसिवली राइट रहेगा उसको बनाने का या उस काम को करने का, तो इसके लिए आप मुझे पैसे दे रहे हैं। ये जो पैसे हैं इसको बोलते हैं नॉन कंपीट फीस या इससे मिलती जुलती चीजें। ये सारी की सारी इनकम की डेफिनेशन में कंसिडर्ड है, इंक्लूडेड है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री रेफर टू इन 28(6)(a। ये क्या है, अगर आपके पास कोई चीज आप खरीदते हैं बेचते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप गोल्ड का ही काम करते हैं, तो आप गोल्ड खरीदते हैं बेचते हैं, ये बिजनेस इनकम है, और जो आपके पास एनी टाइम गोल्ड आपके पास रखा हुआ है शॉप में, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री। उसमें से कुछ गोल्ड आपने अलग रख दिया, ये मैं बेचूंगा नहीं, ये मेरा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। तो आपने क्या किया
इन्वेंट्री को कन्वर्ट कर लिया इन्वेस्टमेंट में या कैपिटल एसेट में, तो इसकी टैक्सेबिलिटी कैसे होती है, क्या होती है, ये क्यों इनकम में इंक्लूड किया जा रहा है, जब बिजनेस इनकम वाले चैप्टर पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, वहां पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट जिस दिन आपने ये कन्वर्जन किया, उसकी जो वैल्यू है उसको हम इनकम मान लेंगे। ये वीडियो बहुत लंबा और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए अभी नहीं बता रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है, बट इसके पीछे बहुत साउंड लॉजिक है। Next, any sum of money, immovable property, etc., received without consideration, chargeable to tax under section 56. एक वर्ड में अगर मैं आपको बताऊं ये क्या है, तो बेसिकली किसी भी तरह का गिफ्ट, और सेक्शन 56 क्या है, जो पांचवा हेड ऑफ इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, उससे रिलेटेड है। तो ये टेक्निकल लैंग्वेज है, अगर मैं सिंपल करके बताऊं, कोई भी पैसा, मनी या एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी या ऐसी कोई मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपको मिलती है, उसके बदले में आपको कुछ देना नहीं पड़ रहा, तो बेसिकली वो एक गिफ्ट है। अगर आप पैसे देकर कुछ सामान खरीद रहे हो तो वो गिफ्ट नहीं है, आपको विदाउट कंसिडरेशन नहीं मिल रहा, आपको कुछ मिल रहा है, बदले में आप कुछ दे रहे हो। लेकिन अगर आपको कुछ मिल रहा है और बदले में कंसिडरेशन में आप कुछ नहीं दे रहे हो, तो ये गिफ्ट है बेसिकली, ये टैक्सेबल होता है एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और ये इनकम की डेफिनेशन में यहां पर इसको इंक्लूड किया है। एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड बाय अ कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स, नॉट एप्लीकेबल फॉर कंपनी इन विच पब्लिक इज सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड और नोटिफाइड कंपनीज। ये भी अदर सोर्सेस का ही पॉइंट है, इनकम में इंक्लूड करा है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूं। जब कोई कंपनी शेयर्स इशू करती है, इक्विटी शेयर्स इशू करती है, शेयर कैपिटल इशू करती है, आपने अकाउंटेंसी में पढ़ा होगा ना, इशू ऑफ शेयर कैपिटल, तो बदले में उसको मिलते हैं पैसे कंपनी चलाने के लिए। तो ये कहां से इनकम हो गई? ये तो कैपिटल है, शेयर कैपिटल इशू किया किसी को, बदले में उसने पैसे दिए, ये तो कैपिटल है, ये तो इनकम नहीं हो सकती। लेकिन ध्यान से देखिए, फॉर इशू ऑफ शेयर्स इन एक्सेस ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर, मतलब कंपनी की बैलेंस शीट के हिसाब से शेयर्स की फेयर वैल्यू होनी चाहिए 100, लेकिन उसने इशू कर दिया फॉर 150 रुपीज। ठीक है, तो हम क्या मानेंगे, ये जो 50 रुपए है ना, ये कंपनी की एक्चुअली इनकम हो गई। क्यों है? इसके पीछे लॉजिक है, कॉम्प्लेक्सिटी है थोड़ी, लोग इन सब चीजों को यूज करते थे ब्लैक मनी को व्हाइट कन्वर्ट करने के लिए, वगैरह वगैरह, फिर कभी डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इनकम की डेफिनेशन समझ लीजिए। एनी सम रिसीव्ड एज एन एडवांस फॉर ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बट सब्सिक्वेंटली फॉरफीटेड। देखिए किस लेवल तक आगे सोचा है टैक्स के कानून बनाने वालों ने। आपने किसी से बात करना शुरू किया कि भाई मुझे लैंड बेचनी है, तुम एक टोकन अमाउंट दे दो 1 लाख रुपए, फिर नेगोशिएशन चल रहे हैं, किसी ना किसी कारण से वो नेगोशिएशन फेल हो गए और मैंने ये 1 लाख रुपया भी लौटाया नहीं आपको, तो एडवांस मैंने लिया था और फॉरफीट कर लिया। आपने पढ़ा होगा फॉरफीचर ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ शेयर्स के केस में फॉरफीचर के प्रॉब्लम्स आपने देखे होंगे। तो यहां पर एसेट तो ट्रांसफर हुआ ही नहीं, अगर एसेट ट्रांसफर नहीं हुआ तो मैं कैपिटल गेन नहीं लगा सकता, लेकिन इनकम टैक्स की डेफिनेशन में बोल दिया कि ये जो 1 लाख रुपया आपने फॉरफीट कर लिया, ये भी आपकी इनकम हो जाएगी, और कैपिटल गेन के अंदर नहीं बट अदर सोर्सेस के अंदर टैक्सेबल हो जाएगी। Any assistance received in the form of a subsidy, grant, incentive, duty, drawback, etc. from any government or any other authority or agency in cash or kind. तो गवर्नमेंट या और अदर एजेंसीज हैं जो आपको कोई तरह का काम करने के लिए बहुत तरह की असिस्टेंस देती हैं, या तो कैश में या काइंड में। भाई आप रिसर्च करना चाहते हैं, ये लीजिए कंप्यूटर खरीदने के पैसे, या आप ऐसा कोई काम करना चाहते हैं जिससे लोगों का कल्याण होगा, ये लीजिए पैसे, या हम आपको मशीन इंपोर्ट करके दे देते हैं, या फर्टिलाइजर सब्सिडी, फॉर एग्जांपल किसानों को सपोर्ट करने के लिए आपने फर्टिलाइजर खरीदा, इतने रुपए का खरीदा, उसमें से 10 रुपए हम आपको दे देते हैं। तो ऐसी कोई भी इंसेंटिव या तो कैश में मिले या काइंड में मिले, किसी भी तरह से मिले, दैट इज पार्ट ऑफ योर इनकम। सो दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ इनकम। दोनों वीडियोस को एक साथ देखिएगा, मतलब दोनों वीडियोस को साथ में देखिएगा, समझिएगा। पहले वाले में बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और दूसरे वाले इस वीडियो में
क्लॉज बाय क्लॉज इनकम में क्या क्या इंक्लूड होगा वो है। ये सारी चीज़ें आगे जाके बहुत डिटेल में कवर होंगी रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में। जहाँ भी सेक्शन 28 देखा वो बिजनेस एंड प्रोफेशन में, जहाँ 45 देखा वो कैपिटल गेन में, जहाँ 56 देखा वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में।